तो पुतिन ने जो धमकी दी है कि दुनिया में मैं अपने वार हेड्स को जो है एक्टिवेट कर रहा हूं, तो ये एक बड़ा खतरा है। ये एक खतरा इसलिए है क्योंकि पुतिन को तो हम मान सकते हैं थोड़ा अकलमंद है, लेकिन वही जो हथियार हैं वो इमरान खान के पास भी हैं, वही चीन के पास भी हैं, वही हमारे पास भी हैं और कई छोटे छोटे देशों के पास हैं। तो अगर जैसे कोरिया वाला जो बार बार धमकी देता था नॉर्थ कोरिया का कि मैं सुन के चला दूंगा, तो आप समझिए पुतिन जब कह सकता है मैं चला दूंगा, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा नॉर्थ कोरिया वाले को होगा, वो कहेगा चला ही दो। तो उससे जो है दुनिया जो है खतरे में है और दुनिया का खतरा इतना ज्यादा है, लेकिन हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार को सबसे बड़ा खतरा जो है वो 10 मार्च को जो चुनाव के नतीजे आने उसका है, और इसीलिए भारत सरकार पूरी ताकत से, बीजेपी अपनी पूरी ताकत से, चुनाव आयोग पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा हुआ है। ये जरूर बात है कि ये किसी भी हालत में इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और ये हार के आएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज कई इश्यूज़ पर आपके साथ बात करनी है और इसमें बहुत ही अहम कुछ वाक़यात हुए हैं। महाराष्ट्र में गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए गए हैं विधानसभा में, और शिकायत यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया है जिस पर वहाँ के लोग नाराज हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर बहुत ही सेंसिटिव हैं लोग, और होना भी चाहिए क्योंकि उनके एक वो आइडियल हैं और उनकी इतिहास का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है। यूपी में 6 दौर की पोलिंग हो चुकी है, अब क्या कुछ हालत है इस पर भी बात करेंगे। और मोदी जी ने एक यूक्रेन के बारे में एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमसे पहले की सरकारों की गलती है कि विदेशों में बच्चे पढ़ने जाने पर मजबूर हुए हैं। इससे पहले उनकी एक वीडियो आई थी कि विदेशों में जाकर के पढ़ने की जरूरत ही क्या है, खरबों रुपए चले जाते हैं देश के बाहर। और यूक्रेन जंग का आखिर क्या होगा, इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज संडे है चूंकि, और संडे में जो हमारी मुलाकात होती है वो रविंद्र कुमार जी से होती है, और आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के और जाने माने वकील हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये आखिर बहुत कम ऐसा होता है कि गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन अच्छी खासी संवैधानिक पोस्ट है, और आमतौर पर जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी अपने ज़माने में, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए, हालांकि अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या कुछ है महाराष्ट्र में। अब से पहले बीजेपी नंबर 1 पर थी, वो सरकार से बाहर है, 3 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई हुई है। अब वहाँ गवर्नर के खिलाफ भी माहौल बन रहा है, क्या कुछ है। ये भगत सिंह कोश्यारी जो हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के एक तरह से बड़े नाकाम चीफ मिनिस्टर रहे थे, लेकिन चूंकि बीजेपी को उन्हें कहीं एस्टेब्लिश करना था तो उन्होंने महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया। अब भगत सिंह कोश्यारी के जितने भी बयान आप देखेंगे या हरकतें देखेंगे, वो हमेशा बड़ी अजीबोगरीब रहती है। जैसे आपको याद होगा, उन्होंने देर रात अचानक जो है जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए तो एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जिसके पास बहुमत नहीं था, और उसकी सरकार एक दिन भी नहीं चली। जी। उसके बाद वो कंगना रनावत को बुलाकर जो है अपने यहाँ फोटो खिंचाते रहे, उसकी आवभगत करते रहे। तो ये मुझे लगता है, और एक उनका विवाद में ये किस्सा आया कि बम्बई की एक फैशन डिजाइनर थी और फैशन मॉडल थी, उसको उन्होंने जो गवर्नर का हेलीकॉप्टर है उससे जब कोरोना काल चल रहा था तो उसको सैर करवाई। तो ये गवर्नर जो है, वैसे तो ये गांधीवादी तरीके के लगते हैं, टोपी ओपी लगाते हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इनका दिल बड़ा जवान है, दिल फेंक है। तो अब इन्होंने एक विवाद खड़ा किया। शनिवार को कहीं वो भाषण देने गए और उन्होंने कहा कि अगर समर्थ गुरु राम नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला कोई था तो वो चाणक्य था। इधर उन्होंने कहा चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते। तो इस बात को लेकर जो है पूरे महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा हुआ है। और विवाद ऐसा है, ये पार्टी लाइन के बाहर है,
यानी कि उससे एनसीपी भी नाराज है, उससे कांग्रेस भी नाराज है, शिवसेना भी नाराज है। इवन छत्रपति शिवाजी के जो वंशज हैं उनमें एक एमपी है बीजेपी का, वो भी नाराज है। तो ये ऐसी बात है क्योंकि संघ की एक लाइन है, संघ हमेशा कहता है गुरु सबसे बड़ा है। अच्छा, आपको शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का तरीका नहीं पता। जी। वो बच्चे के माँ बाप को कहते हैं नालायक है, ये दुनिया में लाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ जो गुरु की है, इसे गुरु पूर्णिमा को ये गुरु दक्षिणा लेते हैं। अच्छा। और ये जैसे आप किसी के घर जाएं तो वो अगर कोई बाप है तो उसका नाम राम स्वरूप है तो बोलेंगे राम स्वरूप, और उसका बेटा रमेश तो बोलेंगे राम स्वरूप, रमेश जी हैं घर में हैं। अच्छा। यानी बाप को लानत भेजो और जो अपना स्वयं सेवक है उसको इज्जत दो। मतलब ये कल्चर है, ये इन्होंने कल्चर डेवलप किया है कि तुम्हारे माँ बाप नकारा हैं, वो तो कुछ और कर रहे थे, तुम पैदा हो गए, तो तुम्हारे को दुनिया में लाने में तुम्हारे माँ बाप का कोई योगदान नहीं है, लेकिन तुम्हें आदमी बनाने में जो आरएसएस की शाखा का प्रमुख होता है, जिसको गुरु दक्षिणा दी जाती है, वो है। अब इन्होंने कबीरदास ने एक दोहा लिखा, उसका बड़ा दुरुपयोग हिंदुस्तान में होता है। कबीरदास ने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलियारी गुरु आपनो गोविंद दिया बताए। तो वो कहते हैं गुरु की महिमा है, और ये सारे गुरु जो हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो राम रहीम हो या आशाराम हो, उनकी महिमा यही है। वो कहते हैं माँ बाप कंडम है, माँ बाप का कोई योगदान नहीं है, गुरु की सेवा करो। तो आरएसएस जो है गुरु परंपरा का मानने वाला है। तो भगत सिंह कोश्यारी ने जो भाषण दिया वो आरएसएस का रूटीन का भाषण है, लेकिन उसने ऐसी नर्व को छेड़ दिया जिससे पूरा महाराष्ट्र जो है आज के दिन आहत महसूस कर रहा है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को अगर महाराष्ट्र में आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखना है तो भगत सिंह कोश्यारी को हर हाल में वहां से हटाना पड़ेगा। यानी इतना सीरियस मामला। जी हाँ, बहुत सीरियस मामला है, कम नहीं होगा। तो ये इस किस्म की गलतियां करते क्यों? देखिए, ये जानबूझ के करते हैं। आप ये ना समझिए गलती होती है। मैं वही कह रहा हूं कि ये आखिर अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं या ये समाज की नर्व्स चेक करते हैं, क्या कुछ है? एक वो लड़का था, लड़की को छेड़ रहा था। तो लड़की ने कहा मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तो लड़का बोला हमारा फर्स्ट तो टेस्ट कर लें। तो टेस्ट करते हैं समाज को कि हो सकता है काम बन जाए। तो इनकी बेसिक इंटेंशन जो है, जिसे हम कानून की भाषा में कहते हैं मेंजरिया, जी बदनीयती की है समाज में कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं टेस्टिंग वाटर। यस, ये टेस्ट करते रहते हैं। ये टेस्ट करते हैं कि कितने अभी सेंसिबल हैं या अंधभक्त हो गए हैं सभी, तकरीबन ये चेक करना चाहते हैं। तो अब ये बताइए कि अब इस वक्त बीजेपी के नेताओं का इस वक्त आप जिसे कहते हैं ना अंतर मन में क्या हाल होगा, चूंकि 10 मार्च बहुत नजदीक आ रही है और उत्तर प्रदेश में छठा भी वो हो चुका पोलिंग। अब आपको क्या लगता है, चूंकि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम में कई बार एक बात दोहरा चुके हैं, लेकिन मैं अब इस वक्त चूंकि जब हमारी बात हो रही है ये बिल्कुल आखिरी घड़ियां नजदीक हैं, अब घंटों में गिना जा सकता है, तो काउंटडाउन शुरू हो गया, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के लीडर्स के अंदर की हालत इस वक्त क्या होगी? देखिए 100 घंटों में जब हम आज बात कर रहे हैं, इस बात का नतीजा आ जाएगा कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे क्या हैं। और उससे आप देखिए कि बदहवासी बीजेपी में इतनी है कि सारे के सारे नेता आज के दिन बनारस में बैठे हुए हैं पिछले 3 दिन से। मोदी जी बनारस में, अमित शाह बनारस में, योगी जी बनारस में, जितने नेताओं के नाम आप सोचेंगे वो सब बनारस में बैठे हैं। अब बनारस इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बनारस में पिछले 2017 के जब चुनाव हुए थे तो मोदी जी सारी सीटें जीते थे, और आज के दिन उनको लगता है कि 10 सीटों में से एक भी सीट शायद ना आए। और जो जिसे हम कहते हैं काशी की जो दक्षिण की सीट है, जहां पर कि ये जो कॉरिडोर बनाया है इन्होंने काशी विश्वनाथ का, वो वाली सीट है जिसमें सैकड़ों मंदिर भी सैकड़ों मंदिरों को जानबूझकर जो है ढाया गया, और वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठित जो देवता थे उनको एक तरह से देश निकाला दिया गया। तो एक तरह से वो नर्व है, जैसे दिल होता है ना, तो दिल में भी वो जो सबसे बड़ी आर्टरी जहां से निकलती है वो वाला हिस्सा वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है। और वहां पर बीजेपी हार रही है। यानी वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहां पर सब है। देखिए उत्तर प्रदेश को समझिए कि उत्तर प्रदेश में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की पूरी जान लगी हुई है। वहां का हमारा जो राष्ट्रपति है वो उत्तर प्रदेश से, देश का प्रधानमंत्री वो उत्तर प्रदेश से, पूरी हिंदुत्व की प्रयोगशाला वो उत्तर प्रदेश, और वहां पर ये हार रहे हैं। और इनके हौसले इतने पस्त हैं कि दिन पे दिन इतने पस्त हो जा रहे हैं कि लोग इनकी सभाओं में नहीं आते। मोदी जी अब किसको संबोधित कर रहे हैं? बच्चों को। जो बच्चे
बच्चे यूक्रेन से लाए गए हैं, उनको मोदी जी ने बनारस में बुलाकर संबोधित किया और उनसे अपनी बड़ंग अड़ंग जो है डाली। अब आप देखिए, एक दृश्य कल ही आया कि एक सेना का जहाज जो था वो बच्चों को लेने गया और बच्चों को जब लेके आ रहा था तो सेना के जहाज में सेना का एक ऑफिसर, भारतीय वायुसेना का ऑफिसर, वो बच्चों को पहले तो कह रहा है कि मोदी जी की कृपा से आप सब बचकर आए हो। जैसे हम भगवान के प्रभु के बारे में कहते हैं, भगवान की कृपा हुई, अल्लाह की कृपा हुई, ठीक है ना, जीसस की कृपा हुई, हम बचाए। कह रहे हैं मोदी जी की कृपा से बच के आए हैं। यानी सेना का इतना इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है कि वो भी मोदी जी को आदमी नहीं मान रहा, भगवान मान रहा। और फिर उसने क्या किया, वही जो इनका षड्यंत्र है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, बच्चों ने दोनों बार कहा। फिर उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी की जय, तो सारे बच्चे चुप हो गए। फिर उसने कहा माननीय मोदी जी की जय, फिर सारे बच्चे चुप हो गए। तो आप देखिए कि आपके जो 4 मंत्री विदेशों में गए, यानी आप देखिए कि वीके सिंह जो है वो पोलैंड गए, हंगरी में जो है हमारे सदा जी गए, हमारे जो कहते हैं कि जिन्हें हम कहते हैं कि देशद्रोही है, सिंधिया, वो जो है रोमानिया गए और रोमानिया में वो बच्चों को बताए थे, बच्चों मोदी जी ने मुझे यहाँ भेजा है आपको लाने के लिए। तो वहां के मेयर ने उसको कहा तू चुप कर। एक देश के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को उसने कहा चुप कर। उसने कहा हमने इन बच्चों को खाना दिया है, हमने इन बच्चों को शेल्टर दिया है, तुम कहाँ थी जब? तो अपनी जो ये यानी विदेश में सबको पता है कि ये सिर्फ जो है एक तरह से पीआर एजेंसी की तरह काम कर रही है भारत सरकार। अरे साहब, वो मुझे वो सीन भी याद है, वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, आज तक का रिपोर्टर जो है वो उसको वो कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने ये इंतजाम किया, ये किया, वो किया। वहीं एक स्टूडेंट ने आगे कहा कि यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ सब झूठ बोल रहा है तू। और उसने देखो बेवकूफी का सवाल कर रहा है कि आपको बस यहाँ नहीं मिली, तो जगह नजर आ रही है कहीं? जी 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 जी। तो ये जो है ये मोदी मीडिया और पूरे मोदी का जो प्रबंध मंडल है वो इस पूरे के पूरी जो लड़ाई है उसमें से ये दिखाना चाहता है कि मोदी जी सबसे बाहुबली हैं। लेकिन हालत यह है कि सरकार जो है देश के 20,000 लोगों को, बच्चों को वहां से लाने में कामयाब रही। हर देश ने अपने बच्चे निकाल लिए, अमेरिका ने निकाल लिए, सबने एडवाइजरी जो है 14 कामयाब नहीं हुई। नहीं, हमारी तो उस तरह मंशा ही नहीं थी। सबने अपने बच्चे निकाल लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चे वहां फंसे रह गए। और उन बच्चों का ये हाल है कि 2 बच्चों की तो मौत हो गई, 150 बच्चे अभी गायब हैं। और भारत सरकार, आज भी एक खबर आई है, गोली लगी है एक छात्र की। तब भी भारत सरकार जो, आप देखिए MEA ने तो आप समझिए 3 मार्च को ये अपनी ट्विटर पे डाल दिया था कि सारे बच्चे वहां से निकल गए। अगर सारे बच्चे निकल गए तो मर क्यों रहे? जी जी जी। तो इनको खुद नहीं पता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है इस बीच में कि पुतिन ने कहा है कि 3,000 इंडियंस को, स्टूडेंट हैं ज्यादातर, उनको खार्किव स्टेशन पर बंधक बनाया हुआ है। हमारी सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन की कमी है या छुपा रहे हैं कुछ, क्या है? आप देखिए, खार्किव पे जो है इस समय रूस का कब्जा हो चुका है और वहां पर जो रूस जो है वहां पर स्कूलों पे भी बम डाल रहा है, मेट्रो स्टेशन पे भी डाल रहा है, यानी जिसे हम कहते हैं सिविल यूटिलिटीज, उन पे भी हमला हो रहा है। तो वहां पर जो है अगर रूस ये कह रहा है कि वो ने ह्यूमन शील्ड बनाकर जो है हमें नहीं हमला करने दे रहा, तो वो तो एक तरह से वहां की यूक्रेन की सरकार को बदनाम करना चाहता है। लेकिन भारत सरकार को आज के दिन ये नहीं पता कि हमारे कितने बच्चे जो है वहां पर आ गए हैं और कितने फंसे हुए हैं। यानी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। पूरी भारत सरकार जो है राम भरोसे चल रही है कि भगवान जो करेगा वो होगा और वो उसका श्रेय जो है मोदी जी लेंगे। ये इनका एक पूरा एक प्लान है। अच्छा, अब मैं आता हूं उस पर। मोदी जी ने एक बयान और दिया कि साहब आपने, यानी अब से पहले की सरकारों ने यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं कि विदेशों में बच्चों को जाना पड़ा पढ़ने के लिए। और एक उन्होंने ये भी कह दिया था कि साहब इतने बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, इतना पैसा बाहर जाता है। अभी आपको क्या लगता है, ये पढ़ाई के बारे में कुछ सेंसिबल नहीं है या? देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ अनपढ़ लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों से इन्होंने शायद कभी बात भी नहीं की। आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के छात्र, हमारे यहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल है बच्चों का, स्टूडेंट हॉस्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल JNU में आते हैं, हमारे एम्स में आते हैं। हिंदुस्तान में आप समझिए 2014 से पहले तकरीबन 64,000 बच्चे
विदेशों से पढ़ने आते थे और पढ़ के वो बड़ा उससे कहते थे कि हमने हिंदुस्तान से पढ़ाई की है। जी जी जी। और कई तो अपने देशों में प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो ये हाल है। लेकिन यह है कि इन लोगों को पता ही नहीं। अब मोदी सरकार क्या करती है, ये तो कहती है कि इन्हें जाहिल रखो, इनको प्राइमरी स्कूल में भी दाखिला मत दो, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेगा तभी तो छठी में जाएगा, छठी में दाखिला लेगा तो आगे जाएगा। अब देखिए दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर बीजेपी का कब्जा है, उससे 7 बच्चों के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। क्योंकि प्राइमरी स्कूल बंद करने का फायदा क्या होता है, टीचरों को तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, बच्चों को वर्दी नहीं देनी पड़ेगी, मिड डे मील नहीं देना पड़ेगा। वो सारे के सारे 7 स्कूल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने बेच दिए और ओमेक्स कंपनी को बेच दिए। ओमेक्स से इन्होंने तकरीबन 60 करोड़ रुपए रिश्वत ले ली और बीजेपी के फंड में भी चली गई। यानी वो प्राइवेट स्कूल के तौर पे अब काम करेंगे और वो स्कूल बंद करके कहेंगे कि जाके जहां पढ़ो। तो गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, इन बच्चों पे जो पुरानी सरकार पे इल्जाम लगा रही है, आपको शायद पता नहीं कि हिंदुस्तान में मेडिकल में हर साल जो है तकरीबन 2,80,000 बच्चे दाखिला लेते थे। तकरीबन 9,20,000 बच्चे 5 साल का कोर्स होता है उसमें मेडिकल में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने पिछले 5 साल में हर मेडिकल कॉलेज का जो कोटा है वो कम कर दिया है। अच्छा। जब 500 बच्चे पढ़ते थे वहां 250 कर दिए। हालांकि बढ़ाना चाहिए, पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो सीटें भी बढ़ती हैं। ये तो चाहते हैं जाहिल रहे हैं, ना पढ़े हैं। सरकार सबसे ज्यादा खुश होती है उन जाहिल लोगों में जो पढ़ते नहीं है। जो मोदी मीडिया अगर कह दे कि सूरज को मोदी जी रोज जो है हनुमान जी की तरह मुंह में रख लेते हैं तो लोग ताली बजाएंगे, कहेंगे हाँ मोदी जी कर सकते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये इनका नारा है। हाँ, बिल्कुल। तो मोदी के बारे में गैर मुमकिन तो चीज कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहेंगे मोदी जी जो है अभी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में और रशिया में, मोदी जी के मिनटों का खेल है, जब चाहे बंद कर दें। एक कान पकड़ेंगे उसका पुतिन का और एक कान पकड़ेंगे जेलेंस्की का और कहेंगे चुप, बैठ जाओ यहाँ बंदर की तरह, और वो मान जाएंगे, वो बंदर की तरह बैठ जाएंगे। उनकी हिम्मत थोड़ी है। तो ये भक्त मानते हैं, मैं मानता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो समझने में गलती ना हो जाए, ये भक्त मानते हैं। ये बात जो है वो बहुत ही अहम है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, हमारे बच्चे वहां फंसे रहे, प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और जैसा कि आपने बताया कि बनारस में बैठे हुए हैं और यूपी इलेक्शन को जीतने की कोशिश है। देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम रखा है उसका। हाँ। अरे वोल्गा से बच्चे आ रहे हैं या वहां जो नदी बहती है उससे आ रहे हैं। हाँ। अब ऑपरेशन गंगा रखने का क्या मतलब? हाँ। सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है और इस वक्त इलेक्शन, इस बात के चुनाव में वोट मिल जाए। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार नहीं है। वो इनकी पोल खोल देते हैं कि सरकार ने हमें कोई मदद नहीं दी, सरकार ने हमें कोई सही सुविधा नहीं दी, जो टेलीफोन नंबर दिया वो भी नकली दिए, वो मिलते नहीं है। वो जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर सारे फर्जी हैं। बताइए ऐसे वक्त में जब इंसान की जान बिल्कुल खतरे में हो, बिल्कुल ऐसा लगता हो कि किसी भी मिनट धमाका होगा, बम गिरेगा और हम खत्म हो जाएंगे, उस वक्त भी अगर वो सरकार, जिसको वो सरकार मानते रहे हैं, वो सरकार अगर उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर फोन पे भी बात करने के लिए तैयार ना हो, तो उनके पास, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उनके पेरेंट्स, उनके खुद की हालत क्या होगी। अभी तो वहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कितने वापस आ पाएंगे, कितने रह जाएंगे, क्या होगा? मैंने तो कह दिया सब निकल गए वहां से। ये जानना बहुत मुश्किल है। तो अब ये आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जंग जिस तरह से शुरू हुई है, इसमें एक तो वेस्टर्न मीडिया का अपना नैरेटिव है, वो पुतिन के खिलाफ पूरा माहौल बना रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नियो नाजी लोग हैं और उन्होंने यूक्रेन को प्रो अमेरिका, प्रो नेटो बना दिया है, और हम अपने पड़ोस में नेटो का मेंबर नहीं चाहते, यहाँ अमेरिकी हथियार यहाँ ना पहुंचे हमारे पड़ोस में, और हम इसका डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आखिर क्या कुछ होगा इस जंग में? इस मामले में देखिए, पुतिन से 2 गलती हुई। जैसे हिटलर से भी गलती हुई, नेपोलियन से भी गलती हुई। हाँ। आप देखिए, हिटलर के से पहले नेपोलियन था और उसका वाटरलू कहाँ हुआ? रूस में, क्योंकि उसके गलती हुई असेसमेंट में। हाँ। ऐसे हिटलर से गलती हुई, ऐसे ही जो गलती है पुतिन से हो गई। पुतिन को ये था कि जो यूक्रेन है ये रसगुल्ला है, मैं इसे उठाऊंगा और खा लूंगा, 12 घंटे में हर चीज पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन जब उससे उसको उठा के मुंह में रखा तो पता लगा तो गरम जो है आलू है, हॉट पोटैटो है, वो उसका मुंह भी जला गया, वो खा भी नहीं पा रहा, उगल भी नहीं पा रहा, निकल भी नहीं पा रहा। तो जो 12 घंटे का उसका असेसमेंट था कि एक तो उसको ये था कि यूक्रेन के लोग लेंगे नहीं,
दूसरा था यूक्रेन के पास हथियार नहीं है। तीसरा ये था कि जेलेंस्की जो है वो वहां का जो राष्ट्रपति है वो इतना ताकतवर नहीं है, वो भाग लेगा। और जैसे वो भागेगा तो उन्हें लगा कि जैसे अफगानिस्तान में हुआ ना कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति भाग गया, तो भागते ही जो है फौज जो है एक तरह से पूरी बिखर गई और वो जो है एक तरह से तालिबान ने तुरंत कब्जा कर लिया। तो ही वांटेड टू रिप्ले तालिबान टू इन यूक्रेन। अब यूक्रेन में वो नहीं हुआ। फौज की रेजिस्टेंस है, लोगों की रेजिस्टेंस है, औरतों की बच्चों की रेजिस्टेंस है। दूसरा जो है जेलेंस्की ने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, मैं आखिर तक लड़ूंगा, उसके बारे में जो खबर आई। तो इस तरह से जो टॉपलिंग ऑफ कीव है या टॉपलिंग ऑफ यूक्रेन है वो नहीं हो पाया। अब जो है एक तरह से रूस की सेना वहां पर जैसे ये एक तरह से वाटरलू है पुतिन का, क्योंकि फंस गए हैं। अब फंसने के बाद जितने दिन यात्रा ज्यादा, ये लड़ाई ज्यादा चलेगी, तो आप समझिए अगर आज आप 10वें दिन हम बात कर रहे हैं तो 10 दिन अगर लड़ाई चल रही है तो इसका नुकसान एक तरह से पुतिन को और रूस को इसलिए है क्योंकि आप तो हथियार से लड़ रहे हैं। ये ऐसे है जैसे किसी बदमाश के हाथ में हथियार हो और वो कह दी मैं AK-46 से आपको हॉस्टेज कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर जो है जो अमेरिका है या वेस्टर्न वर्ल्ड है वो धीरे धीरे जॉक की तरह उसके शरीर से चिपक गया। अब जॉक अगर आपको लग जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी का सारा जो खून है वो निकल जाएगा और निकल जाएगा तो आपको बिना पते, क्योंकि जॉक के साथ एक बड़ी फायदे वाली बात क्या होती है कि जिस आदमी के जॉक चिपक जाए, जो हमारे सोल्जर हैं जैसे हिमालय वगैरह में जाते हैं या राजस्थान में जाते हैं तो बताते हैं कि सुबह जैसे उठ के वो हगने मूतने के लिए जाते थे तो जॉक पीछे चिपक जाती थी और वो इतनी बड़ी हो जाती थी तो वो सारा खून चूस लेती थी। तो आदमी को नहीं पता चलता था जॉक मेरे चिपक गई है। दूसरे वाला पीछे जो खड़ा होता था वो बताता तेरे जॉक चिपक गई है, फिर वो उसमें नमक वमक डाल के हटाते थे। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्होंने क्या किया, उसकी 640 बिलियन US डॉलर की जो उसकी सिक्योरिटीज थी अमेरिकन बैंक में और EU के बैंकों में वो जब्त कर ली। उसको ये आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं। और उसमें आप देखिए आज ही जो जैसे आया कि भाई जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, मूडीज है या फिच है, उसने उसकी रैंकिंग माइनस में भी जो है जंक कंट्रीज में कर दी है कि यहाँ पैसा ना आए। अब जब पैसा नहीं आएगा, डॉलर से एक्सचेंज नहीं होगा, सामान आना जाना नहीं होगा, तो आप 2-4 दिन तो जोश में लड़ सकते हैं। जैसे ही रियलिस्टिक होंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ नहीं है और वो रूस के लोग जो हताश हो जाएंगे। तो ये पुतिन से गलती हुई है सामरिक तौर पर और मुझे लगता है कि दोनों देशों को बैठकर वार्ता करनी पड़ेगी। और ये यूरोप वगैरह के जो लोग हैं जैसे वो अब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला उठाएंगे, तो मुझे जो लगता है आने वाले समय में ये यूक्रेन के जो जितनी भी बर्बादी हुई है उसका सारा खर्चा ये पुतिन से वसूलेंगे, रूस से वसूलेंगे और दोबारा जो है यूक्रेन का पुनर्निर्माण होगा। और एक तरह से दुनिया में एक बात जो थी, बहुत सारे लोग मानते थे कि समझदार आदमी परमाणु बम नहीं चलाएगा, तो पुतिन ने जो धमकी दी है कि दुनिया में मैं अपने वार हेड्स को जो है एक्टिवेट कर रहा हूं, तो ये एक बड़ा खतरा है। ये खतरा इसलिए है क्योंकि पुतिन को तो हम मान सकते हैं थोड़ा अक्लमंद है, लेकिन वही जो हथियार हैं वो इमरान खान के पास भी हैं, वही चीन के पास भी हैं, वही हमारे पास भी हैं और कई छोटे छोटे देशों के पास हैं। तो अगर जैसे कोरिया वाला जो बार बार धमकी देता था नॉर्थ कोरिया का कि मैं सुन के चला दूंगा, तो आप समझिए पुतिन जब कह सकता है मैं चला दूंगा तो उससे सबसे ज्यादा फायदा नॉर्थ कोरिया वाले को होगा, वो कहेगा चला ही दो। तो उससे जो है दुनिया जो है खतरे में है और दुनिया का खतरा इतना ज्यादा है, लेकिन हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार को सबसे बड़ा खतरा जो है वो 10 मार्च को जो चुनाव के नतीजे आने हो चुका है और इसीलिए भारत सरकार पूरी ताकत से, बीजेपी अपनी पूरी ताकत से, चुनाव आयोग पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा हुआ है। ये जरूर बात है कि ये किसी भी हालत में इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और ये हार के आएंगे। तो ये बहुत अहम बात बताई आपने कि पूरी दुनिया में तहोबाला जिसे कहते हैं वो है और यहाँ जो है वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजर आ रहा है। किस तरह से योगी जी बचें, किस तरह से मोदी जी 24 बचाएं अपना, इस कोशिश में लगे हुए हैं। बहरहाल ये बहुत ही अहम बातें रविंद्र कुमार जी ने बताई और आप चूंकि बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं हर इशू पर, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वो बहुत खुल करके बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि कोश्यारी जी आखिर कौन है, क्या कुछ कर रहे हैं वो, और उसके अलावा दिल्ली में MCD जो बीजेपी के हाथ में, वो अपने हाथ से स्कूल बेच रही है। ये बहुत ही बिल्कुल अनोखी चीज़ है कि स्कूल सरकार बेच दे। ये दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में बनारस में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी और सारे बड़े बीजेपी के नेता
चूंकि यूपी जीतना चाहते हैं। अब यूक्रेन जंग में ऐसी खबरें आने लगी हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 के मरने की खबर आ चुकी है, उसके अलावा गोली लगने की खबर आ चुकी है। 150 लापता है। 150 लापता हैं। और अगर पुतिन की माने तो पुतिन कह रहे हैं कि 3000 को बंधक बनाया हुआ है यूक्रेन की सरकार ने। तो ऐसी हालत में भी उत्तर प्रदेश इलेक्शन इस सरकार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहरहाल देखने की और समझने की बात है कि कितना मुल्क के बारे में सोचा जा रहा है और कितनी खुदगर्जी है इस सब कुछ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।